बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र में मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मलिक साहब, सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं और उस पर हुकूमत ये चाह रही है कि ओपन हैंडेड हो और अपोजिशन ये चाह रही है कि आइन और कानून के मुताबिक हो। ये मसला किस तरह हल हो पाएगा? थैंक यू सज्जाद साहब। मैं हमेशा कोई भी इंटरव्यू देने से पहले अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलता। आज 548 दिन हो चुके हैं और मेरे आपके सबके कश्मीरी बहन भाई इस वक्त अंडर आर्मी कर्फ्यू हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा इस पे खामोश है। हमारी हुकूमत के भी वो एफर्ट्स नहीं हैं जो होने चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां इस आर्मी कर्फ्यू से उनका छुटकारा दे, और क्योंकि यकजहती का दिन भी है, मैं उस सूरत में ये ज़रूर एक्सप्रेस करूँगा कि पाकिस्तान की पूरी कौम, उस वाले से मैं आप पे आऊँगा, कश्मीर के वाले से, बच्चे से लेकर बड़ा हर एक आपके साथ खड़ा है। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। सवाल आपका बड़ा इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, फियर्स जिसे आप मॉडर्न इंटेलिजेंस लैंग्वेज में फियर टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ये फियर टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारी हुकूमत के दिमाग में घुस गई है और ये भूल गए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंट क्लास है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आज भी सुप्रीम कोर्ट का अगर आप एडवाइस देखें तो उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने अपना ये केस विदड्रॉ न किया तो हम उस पर एडवाइस देंगे। एडवाइस से उनकी मिसाल ये है कि उस पर फैसला नहीं कर सकते, वो ये कहेंगे ये नहीं ये कर लो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनको किसी भी सूरत में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एक मुतफ़िक़ा है जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके चल रहा है उसमें दरारें नहीं डालनी चाहिए, उसको इन्फ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि शो ऑफ हाथ करें, यानी शो ऑफ हैंड करके करेंगे, तो आप यही देखना चाहते हैं कि आपके लोग जो हैं वो किसी और को वोट ना दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप कानून लेके आ सकते हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज कर सकते हैं, ज़रूर करें, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोसीजरों से इस मामले को आप हल नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं इसको अपोज करता हूँ और आज भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत को ये विड्रॉ कर लेना चाहिए एंड लेट दी इलेक्शन टेक प्लेस अंडर दी रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मलिक साहब, वैसे आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी भी आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन आप एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं। हर दफ़ा सेनेट इलेक्शन के बाद ये इल्ज़ामात तो लगते हैं कि जी खरीदो फरोख्त हुई है। देखिए जी, अलाउ मी टू से, अपनी ज़ाती हैसियत से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है कि उसका वोट कैसे इस्तेमाल हुआ, किस तरह इस्तेमाल हो तो पाकिस्तान में तरक्की होगी। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि वोट जो है वो ऑक्शन होता है बाई माफियास। सॉरी टू से, ये मेरा आर्टिकल भी था कल, और जब तक ये ऑक्शनिंग ऑफ वोट ख़त्म नहीं होगा आपकी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी। मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अगर आप पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के किसी पोर्टफोलियो को या कोई भी जो रुतबा बजरिया इलेक्शन आता है उसको सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं तो आप कौम की कोई खिदमत नहीं करते। तो होता यह है कि बहुत से लोग आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इलेक्शन लड़ते ही इसलिए हैं कि वो एक स्टेटस हो, साथ उसके वो लगाओ, गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट हो, सामने भी नंबर प्लेट हो, और जब पुलिस वाला रोके तो जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। तो ये जब तक तासर ख़त्म नहीं होगा तो उसी वक्त होगा जब मिडिल क्लास सामने आएगी। मैं देखता हूँ, मैं इसका प्रचार भी करता रहूँ, एडवोकेट भी करता रहूँ कि मिडिल क्लास को इजाज़त नहीं मिलती। कल मैं एक बहुत यूथ की बहुत बड़ी रैली को एड्रेस कर रहा था तो मुझसे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमें रास्ता दिखाएं कि हम सेनेट की या पार्लियामेंट के दरवाजे तक कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा बेटे, दरवाजे तक ना सोचो जाना, अंदर जाना सोचो। तो वो जो एक मिडिल क्लास है, जर्नलिस्ट हैं, एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारी, जो कुछ बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकती है, वो अभी तक असेंबलियों में नहीं पहुंची। जब तक हमारी मिडिल क्लास असेंबलियों में नहीं पहुंचेगी, आपको असेंबली से जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। दुनिया पूरी में देख लें, आपकी मिडिल क्लास टीचर्स होते हैं उसमें, आपके वो लोग जो सोसाइटी के साथ हर वक्त बैठते हैं, जो उनके मसाइल को जानते हैं,
सिर्फ वही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आने वाले वक्त में उसको क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मलिक साहब, इलेक्शन का अमल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी और मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकते इलेक्शन में हिस्सा लेने का। नहीं, अमल तो इतना महंगा नहीं हुआ, उसको लेने वाले, खरीदने वाले और ऑक्शन करने वाले उसको महंगा कर देते हैं। वोट तो आपने अपनी गाड़ी पे भी जाकर दे सकते हो, साइकिल पे भी दे सकते हो, सुबह पैदल जाके भी दे सकते हो, उससे तो महंगा कोई चीज़ नहीं है ना। महंगाई शुरू होती है जब वो वोट दे देता है, अपनी पावर ऑफ वोट एक्सरसाइज कर देता है। वो पावर ऑफ वोट को आगे उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसे इस्तेमाल करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। मलिक साहब, पाकिस्तान में जब भी सियासी कशीदगी हुई है, मियां नवाज शरीफ के ज़माने में भी जब धरने हुए, आपने जिरगा बनाया, आप आगे बढ़े। इस वक्त जो मुल्क में एक सियासी कशीदगी है, जो एक तनाव है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? कोई फार्मूला है आपके पास? नहीं, आपने एक बड़ी एक दुख सी रग पे हाथ रखा है इस वक्त। ये बिल्कुल सही है कि जब इमरान खान ने धरना दिया था और पूरी कौम ने मेरे पे पोस्ट करते हुए जिरगे का चीफ बनाया था, जो सारी पार्टियां शामिल थीं, और मेरी उस वक्त इमरान खान से बड़ी मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुई और उस वक्त कादरी साहब से भी हुई। तो मैंने एक ही चीज़ कही, मैंने कहा ये जो आपने सिलसिला शुरू किया लड़ाई झगड़े का और बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए नस्लें भुगतेंगी। तो लिहाजा एक बहुत लंबी दास्तान है, एक एग्रीमेंट की सूरत में मैं आगे लेके आया और वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, एक इशू था, वो ख़त्म हो गया। आज जो सबसे बड़ा मसला जो आप देख रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वह है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि ये एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। मैंने इमरान खान को ज़बानी भी कहा, मैंने लिख के भी कहा कि अपनी ईगो एक साइड पे रखें, और ईगो जब एक साइड पे रखते हैं तो आप सारी पार्टीज़ को मिलें और एक रास्ता निकालें। मेरे नॉलेज के मुताबिक पॉलिटिकल जो थोड़ी बहुत विजडम मेरी है, मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका हल नहीं है। आपने देखा कि मैं पिछले तकरीबन 30 साल से पॉलिटिकल सिनेरियो में आ रहा हूँ और मोहतरमा के साथ बैठ के जो मैंने सीखा एक पॉलिटिकल वे आउट चीज़ों का, तो वो यही है कि अगर पॉलिटिकल वे नहीं है और अगर आपकी मशावरत नहीं है तो जमहूरियत कहाँ से हुई? फिर दिस इज़ डिक्टेटरशिप। कि जमहूरियत का हल तो बैठ के बातचीत से होता है। तो जब बातचीत से आप भाग रहे हैं तो फिर उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं? और फिर यह है कि जो एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट आ चुका है कि हमारी सियासत में बड़ी थिन लाइन है बिटवीन विक्टिमाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड आई होप कि सारी पार्टियां मिलकर बैठकर एक फैसला कर लें कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमें 4 चीज़ों पे मुत्तफिक होना पड़ेगा। आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद। वो ये है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी जो इस वक्त इंटरनल पॉलिसी है, जो आप कोई फॉरेन पॉलिसी है, ये 4-5 चीज़ों को जब तक आप दूसरी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जब तक एक आप कलेक्टिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप ना हुकूमत को कोई गाइडेंस दे सकते हैं ना आप कौम को गाइडेंस दे सकते हैं। आज हालत ये है कि डॉलर जो है वो 160 से ऊपर गया है और आप इसके गवाह हैं कि मैंने पार्लियामेंट में उस वक्त कहा था भी 115 का था कि ये 120, 25, 30, 40, 50 के बाद मैंने दिल पे हाथ रख दिया था कि इससे मैं आगे कह नहीं सकता लेकिन बढ़ेगा। तो देन फॉरेन मिनिस्टर गार्ड आपके मलिक साहब आप तो दुनिया को डरा रहे हैं पब्लिक को। मैंने कहा मैं विड्रॉ कर लेता हूं, तुम कह दो कि ये 125 ऊपर नहीं जाएगा तो मैं अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेता हूं। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं भी ये विड्रॉ नहीं करूंगा और ये जाएगा आगे। आज जबकि पैसा रुपया डिप्लीट हो चुका है, आपका ग्रोथ रेट बिल्कुल डाउन जा चुका है, आपने पिछले हफ्ते 3 ट्रिलियन रुपीज़ छापा है, तो आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? किस पे असर जाएगा? जो इकोनॉमिक को समझते हैं, इवन अब आम आदमी की बात भी समझ में आती है कि यार ये एक लफ्ज़ है इन्फ्लेशन, जब इसकी फिगर बढ़ती है तो हमारे जो महंगाई हो जाती है मुल्क में, टमाटर लेने जाते हैं वो डबल कीमत के हो जाते हैं। वो इसलिए यू अंडरस्टैंड दी इकोनॉमिक फार्मूला, इकोनॉमिक बिहेवियर। ऊपर हमसे एक और बहुत बड़ी लानत आ चुकी है फैटएफ की, जिससे हमें ग्रे लिस्ट में होने की वजह से हमारी जो वर्ल्ड वाइड डीलिंग है फाइनेंशियल, दैट हैज़ बिन वेरी बैडली अफेक्टेड। जो मैंने लेटर लिखा फैटएफ के प्रेसिडेंट को कि इसको हमें निकालें, और फिर हमें जो अपना टाइम पे एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया। आपको पता है पूरी दुनिया में जब पैंडेमिक होती है तो एक फोर्स मजूर लॉ है, और फोर्स मजूर लॉ को अगर आप इस्तेमाल करें तो आप नकार कर दें 10 साल 20 साल के लिए हम नहीं दे सकते, कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। और उस 20 साल में अपनी इकानमी को पिक करें, वरना मुझे सॉरी आने वाले वक्त में मार्च अप्रैल में मुझे हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। और अगर यही रही और आवाम सड़कों पर आ गई तो फिर शायद आपके प्राइम मिनिस्टर
जो है वो रिक्वेस्ट करते फिरें पार्टियों के आए मिलकर बैठें। देखिए अवाम जब उठती है तो बहुत बुरी तरह से उठती है, और वो जिसके घर में खाना नहीं होता वो भी आप देख लें। मैं क्राइम रेट की स्टडी कर रहा था, जिस दिन से महंगाई बढ़ी है क्राइम बढ़ गए हैं, और इस वजह से कि लोगों ने अपने बच्चों को खाना खिलाना, डाके मारेंगे, चोरियां करेंगे, रास्ते में लोगों को लूटेंगे। तो लिहाजा क्राइम रेट को भी रोकने के लिए ये एक क्रिमिनोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आपकी जो इकॉनमी ख़राब होगी, आपके सोशल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होंगे, तो क्राइम जो है वो बढ़ेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिक साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर जब भी बात करती हैं वो कहते हैं जी NRO मांगती हैं, ये मुझसे NRO मांगते हैं। तारीख में एक NRO हुआ जिसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। क्या कोई अपनी शहादत के लिए NRO करता है? सजा साहब, आप इतने पुराने माशाल्लाह मंजे हुए एक जर्नलिस्ट हैं, और मैं आपको उस वक्त से जानता हूँ जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और आपने बहुत कुछ लिखा। मैंने पहले कैटेगोरिकली स्टेट किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NRO नहीं लिया था, और अगर कोई साबित कर दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NRO लिया था, मैं हमेशा के लिए साथ छोड़ दूंगा। मैं अभी इस वाक़या का जिक्र कर दूं कि जब मैं मीडिएट कर रहा था बिटवीन जनरल मुशर्रफ और मोहतरमा, तो ये बातचीत चली थी कि जी केसेस ख़त्म कर देंगे। बीबी ने कहा मुझे केसेस ख़त्म कराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल हामिद, जो कि उनके उस वक़्त के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे, उन्होंने एक फैक्स भेजी, और लंदन में था, बीबी थी, मैं भी थे, आप साहब थे, और जब वो फैक्स देखी मोहतरमा ने, तो वो डिस्कशन हुई, और मोहतरमा ने मुझे कहा कि इस पर नो लिख के भेज दें। तो मैंने वो नो लिख के प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया, तो आज तक मौजूद है। हाँ, NRO जिस तरह हुआ उसकी भी थोड़ी बेसिक वजूहात देख लें। हमने क्योंकि इनकार किया, तो MQM क्योंकि इनका इलाज थे, उन्होंने मुझे कहा, हमारे एक दोस्त हैं लंदन में, उन्होंने कहा मलिक साहब आपने क्यों इनकार किया, फ़ायदा ज़्यादा हमारा था, आप बीच में निकल गए हैं। मैंने कहा जी हमारा फैसला ये है कि हम NRO नहीं करेंगे, हमें कोई केसेस आपने ख़त्म नहीं कराने, हमारे 6-7 टोटल केसेस हैं, विल फेस दी कोर्ट्स इंशाल्लाह। और बाद में आपने देखा हमने कोर्ट फेस भी किए। उस वक़्त ये ड्राफ्ट हुआ, जो उस वक्त के मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर हामिद साहब थे, उनसे पूछ लीजिएगा। और फिर शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, एक ड्राफ्ट बना जो कैबिनेट में गया, कैबिनेट में शौकत अजीज़ साहब ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट उस वक्त थे, आपको पता है जनरल मुशर्रफ ने अप्रूव किया, तो ये एक NRO नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस बना। तो लिहाजा पहले तो कौम को मैंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा पार्लियामेंट में एक्सप्लेन किया था, अगर वो चला दें 5-4 क्लिप्स उसके, तो उसकी समझ आ जाएगी। तो NRO को एक पोलिटिकली रंग देना और ये सिम्बलाइज करना टूवर्ड्स करप्शन इज़ नॉट फेयर। ये एक वन टाइम हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ, किसी और के लिए हुआ, और अब वो भी एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिन्होंने नहीं बनाया, हमारा नहीं बना, इसलिए कि हम कर रहे थे कोशिश कि डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन जो है पाकिस्तान में होनी बहुत ज़रूरी है। और बेनज़ीर बेसिकली एक्चुअली इंसिस्टेड एंड कंसिस्टेंटली कि हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है, तो उसके लिए हम आगे बढ़े। लिहाजा मैं अभी फिर दोबारा आपकी वसासत से प्राइम मिनिस्टर अपील करूंगा कि NRO जो है उसको एक सिंबॉलिक नाम देते हुए सियासत पूरी को आप इसमें मत घसीटें, और देखें ये कि आप मुल्क के लिए, कौम के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। मलिक साहब, इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है उसमें इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो जब भी बात करती है प्राइम मिनिस्टर वो ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे सारी अपोजिशन के लोग ही चोर हैं और बाकी हुकूमत में कोई ऐसा नहीं है। एहतसाब वाले सवाल करता हूं हुकूमत से और आपसे भी, क्या नायब हुकूमत के मुताबिक है? अगर तो वो कहते हैं कि हुकूमत के अंडर काम कर रहा है तो सारा कुछ ये कर रहे हैं, और अगर नायब उनके अंडर नहीं है तो ये सारा वो क्लेम क्यों करते हैं जितनी कोई नायब की एफिशिएंसी है या नायब के केसेस हैं? मेरे मुताबिक एज ए पार्लियामेंटेरियन और एक लेजिस्लेटिव की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि नायब इस वक्त या कानून के मुताबिक जवाबदेह नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, और अगर ये ज़बरदस्ती जवाबदेह बना रहे हैं और किसी का काम किया अपने सर ले रहे हैं तो उनके सर में बहुत बड़ी पड़ेगी।
क्योंकि जब बहुत सी गांठें डाल देते हैं ना आप, जब अपनी बारी आती है तो खोलने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो लिहाजा रही बात करप्शन की, तो करप्शन कौन से दौर में नहीं हुई। इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं इसको कंडम भी करता हूँ और मैंने इस पर काम भी बहुत किया। आपको पता है कि आज जो केसेस चल रहे हैं उसके पीछे किसकी इन्वेस्टिगेशन थी, मैं ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब प्रिंसिपल की बात आती है और JIT ने मुझसे पूछा था तो मैं इन प्रिंसिपल जो फैक्ट चीज़ थी बताई थी, किसी को मुश्किल में या किसी को ट्रैप या किसी के खिलाफ कोई झूठी चीज़ नहीं लगाना चाहता था। लिहाजा मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये जो इस वक्त गुजरा है वक्त, ये क्राइसिस का है। ये आने वाले वक्त में हमें यूनिटी चाहिए, कलेक्टिव सोच चाहिए। आपने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को सामने रख के पूरे सिस्टम को अगर आप बर्बाद करेंगे तो ये पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान दे सकता है। आज भी देख लें जो हालात और वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं, वो एक क्राइसिस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अगर आपके क्राइसिस इसी तरह ही चलते रहे, दुनिया से आप आइसोलेट हो गए, ईस्टर्न बॉर्डर से आप पे अटैक हो रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर से आप पे अटैक हो रहे हैं, और इस वक्त इंडिया जिस एक बड़े प्रैग्मेटिक तरीके से आपके खिलाफ काम कर रहा है वो भी आपके सामने है। और आपको ये भी पता है कि डिसइंफो लैब जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम किया, नेगेटिविटी की, हमें मनी लॉन्डर बनाने की कोशिश की, हमें टेररिस्ट बनाने की कोशिश की, आज वो एक्सपोज हो चुका है बाय ए थर्ड पार्टी। हुकूमत ने क्या किया? क्यों हुकूमत अभी तक इंटरपोल में नहीं की? क्यों आपने एक रिपोर्ट क्रिमिनल मिसकंडक्ट की अगेंस्ट इंडिया अभी तक फाइल क्यों नहीं कराई? और मैंने टाइम दिया वो 1 महीने का, अगर नहीं होता तो मैं खुद जा रहा हूँ इंटरपोल अगेंस्ट इंडिया, मैं ICJ में भी जाऊँगा। आज तक देखें इतनी सारी ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो कुछ किया है मोदी ने, यानी अगर देखें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यू हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ ब्रुटैलिटीज जो इस वक्त कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या हमारा हक नहीं था जाना? अगर एक छोटे से अफ्रीकन मुल्क से उठा के एक बंदा चला जाता है ICJ में और ICC में और वो फैसला ले आता है होंगे मुसलमानों के लिए और उनके फेवर में, तो क्या हम तो एक न्यूक्लियर स्टेट हैं? हमने तो कमिट किया हुआ कश्मीरियों के साथ, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहब से, और आज सब बात करते हैं हम कश्मीर की, बट वेयर आर वी प्रैक्टिकली, व्हाट आर वी डूइंग? और ये डिप्लोमेटिक वार है, ये यहाँ वर्ल्ड ऑफ वार नहीं है। मैं इतनी बड़ी तकरीर भी कर दूंगा, बड़ी फ्लैशी तकरीर कर दूंगा, मैं बड़ी सख्त तकरीर कर दूंगा, बट व्हाट इट विल मेक डिफरेंस टू द कश्मीरीज? डिफरेंस विल कम व्हेन वी स्टैंड इन द United Nations every 1 month. We stand before ICJ, we stand before ICCC, we stand before the international human rights, that this is what it is happening. कहाँ हो रहा है मुझे बता दें। देखें, हम बात करते हैं लेकिन जब काम करने की बात आती है हम आम आदमी को भी भूल जाते हैं, हम कश्मीरियों को भी भूल जाते हैं, और हम सब ये देखते हैं ये कुर्सी कैसे बचानी है। ये कुर्सी बचाने के लिए हमने पूरी कौम के इंटरेस्ट को दांव पे लगाया हुआ है। मलिक साहब, आपने कश्मीर की बात की, मोदी की बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह 2 आर्टिकल ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया, उस पर हमारी जो पॉलिसी थी वो आप कैसे देखते हैं? और अब जो इंडिया में किसान जो हैं वो पूरे वहाँ जमा हो गए हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले ये कहूँगा कि किसानों के साथ जो हो रहा है बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और ये तारीख पूरे इंडिया में अब दाखिल हो रही है। देखिए, बेसिकली गुस्सा किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, क्योंकि इंडिया की आइडियालॉजी हिंदुत्व है, और वो समझते हैं कि इस खित्ते में सिर्फ हिंदू होना चाहिए, इसमें ना मुसलमान होना चाहिए ना कोई क्रिश्चियन होना चाहिए। आई वाज सो शॉक्ड टू सी ए स्टेटमेंट बाय वन ऑफ द मिनिस्टर्स, और वो RSS का है। वो कहता है जी कौन कहता है इक्वालिटी की बात करते हैं, कौन सी ह्यूमन राइट्स की इक्वालिटी की बात, ये तो इक्वल्स विद एन इक्वल्स है। ये उसने ये एक डेफिनेशन निकाली है, इक्वल्स विद एन इक्वल्स। तो मैंने उससे सवाल किया, यार सबसे पहले मुझे वो फार्मूला बता दो जिससे तुमने इक्वल पैदा किया। देखिए ना, एक चीज़ का जन्म होता है ना, तो इक्वल के पेरेंट्स कौन है? वो भी तो हिंदू थे, वो भी तो वही लोग थे। उन्हीं इक्वल्स में से जिसके पास पैसा ज़्यादा आ गया या उसके पास को मनसब आ गया तो उसको आप बड़ा इक्वल कह देते हैं। तो जी इक्वल छोटा और इक्वल बड़ा जो मेरे हिसाब से पहली दफ़ा हुआ है। तो उस इक्वल्स विद एन इक्वल्स की जो बात चल रही है, यही वो सारे प्रॉब्लम इशू हुए हैं। और रही बात आपकी मोदी की, जो उसने कश्मीर को पूरे स्टेटस को स्क्रैप किया, हमारे बहुत से इंटेलेक्चुअल माशाल्लाह आप जानते हैं, वो कहते थे इस दफ़ा अगर, और इवन प्राइम मिनिस्टर भी कहा कि इस दफ़ा मोदी आ गया तो हमारा कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, हमारे सारे इश्यूज़ हल हो जाएंगे। और मैंने इस किताब में उसके इलेक्शन से पहले ये लिखा था, ये वाला, और मैंने कहा था कि वो अगर आएगा
तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को तकलीफ देगा। वो कश्मीर को मसले को स्क्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं उस वक्त से इसको ट्रैक कर रहा था, इसके जो $15 बिलियन जो इन्होंने बाहर इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसमें देख लें कि वो चीज़ें जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो मैंने पुलवामा का बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था, यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू engineered it, you actually executed it through RAW and your military, कि ताकि ये पुलवामा का वाक़या हो और एंटी मुस्लिम फीलिंग क्रिएट हो और तुम इलेक्शन जीत सको। ये उसके इलेक्शन से पहले का है ये, और वो साबित हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जितनी पार्टीज़ हैं, RS ने अपने डंडे के तौर पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चुप कराया हुआ है। बट जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, और जो मेरी अंदर की इन्फॉर्मेशन भी कुछ आ रही है कि अमित शाह इसके ख़िलाफ़ अंदर से हो गया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है इसको निकालने की, और RSS का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसके ख़िलाफ़ है इस वक्त मोदी के। तो मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज से इंडिया की आवाम इससे पिस रही है, और इसने जिस तरह दुनिया में एक एक्सट्रीमिस्ट बन के पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी कराई है, वो भी आपके सामने है। और ही डिड हिज बेस्ट टू क्रिएट ए काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, रादर ही पुट मोर इनपुट इन इट कि अमेरिका और चाइना के खिलाफ जो है एक दूसरे के खिलाफ ये हो जाएं। और आपने देखा जिस तरह से हरकत की, और इसने बड़ी वो अपने जैसे नारे मारता है, बेसिकली ही इज इम्प्रेस्ड फ्रॉम दी बॉलीवुड। वो जो वहाँ पे फिल्में देख रहा था, या वो विलन बनना चाहता था, हीरो तो नहीं बन गया, विलन ज़रूर बन गया। आपने देख लिया कि इधर जब हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक करवा रहा था तो ये वहाँ पे एक गन पे, टैंक पे ये सारे खड़े होके तो ये एक फिल्म बनवा रहा था, ताकि ये जब चले तो पीछे चले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो था, जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो रेगिस्तान में वहाँ पे जो उनका इलाका उसमें ये खड़ा था। थैंक गॉड कि वो 2 दरख्त गिरा के चले गए, और एक अपना जो पायलट था हमारे पास वाले चले गए करके। और आई थिंक कि उसको ये समझने की कोशिश करनी, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट। मैं हमेशा वार्न करता हूँ, माइंड योर वेज एंड द वे यू आर डीलिंग विद पाकिस्तान। और अगर खुदा न खास्ता ये न्यूक्लियर जंग इस इलाके से शुरू हुई तो वी विल बी इन फैक्ट गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द वर्ल्ड फॉर दी World War III, and he should use his brain, which I think that he doesn't think beyond RSS. He doesn't think beyond being a chief terrorist, which the name I gave. और मैं इसका नाम जो दिया rightly दिया है, और a day will come he will be actually remembered as a chief terrorist, exactly the way when he was in the 10 top men in the list जो कि टेररिस्ट थे, और अमेरिका ने इसको वीज़ा भी बैन कर दिया था। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो रहमान मलिक साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, अमेरिका में जो बाइडन आ गए हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बहुत मरतबा वो आते रहे, आपसे भी मुलाकातें होती रही, तो क्या ये कुछ उम्मीद रखी जाए कि उनके आने से खित्ते की सूरत हाल को बेहतर होगी? मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ इस क्वेश्चन को कि जो बाइडन हिमसेल्फ इज़ एन अफेबल मैन, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, डाउन टू अर्थ। मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, और उस वक्त कराया था जब हम जमहूरियत की ट्रांजिशन की बात कर रहे थे। यही वक्त था जब मैं जॉन कैरी को भी मिला था। वक्त बदलता है और वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो एक वक्त में आके सेक्रेटरी स्टेट बन जाते हैं। तो आई हैड ए वेरी गुड रिलेशन विद देम। और आज मैं एक वाक़या बताऊँ कि जो बाइडन का इज़ वेरी काइंड हार्टेड मैनी वेज, पाकिस्तान के लिए उनके लिए अच्छे ख्याल आता है। और मेरी वाइट हाउस में बुश से भी, ओबामा से भी मीटिंग हुई जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और मैं उन्हें हमेशा ये कहता था कि स्टॉप टेलिंग अस, डू मोर। ये सिंड्रोम आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि हमने तो 70,000 लोगों की जानें भी दे दी हैं। जॉन कैरी का मैं वाक़ा बता रहा हूँ क्योंकि वो भी उनकी एक टीम का हिस्सा हैं। जब ये डॉक्टर आफिया का मामला चल रहा था, तो जब ये रेमंड डेविस वाला मसला था, तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की कि क्यों ना हम आफिया को इसके बदले ले आएँ। तो मैंने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से बात की, सेट की इट्स अ गुड आइडिया, गो अहेड। तो जॉन कैरी आए हुए थे, मैंने उनसे बात की कि हमारी कौम भी खुश हो जाएगी और डॉक्टर आफिया भी आ जाएंगी, तो आप इस तरह करें कि
हमारे साथ ये पैक्ट कर लें कि अगर हम आपको देते हैं रेमेडेबस तो हमें आप डॉक्टर आफिया दे दें। ही सेड गुड आइडिया, लेट्स डू इट। तो हम इसको इस्लामिक लॉ के तहत डील कर लेंगे। ये जानकारी 24 घंटे थे, यहाँ उनसे बातचीत हुई, एग्री कर लिया, मैंने बताया। लेकिन बाद में मेरी जनरल पाशा से बात हुई जो DGI सही थे, जिंदा पूछ ली। तो उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा सा शायद नेगेटिव जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम इनके साथ वैसी बात कर लेते हैं। और फिर एक मीटिंग हुई, जनरल कियानी थे, मैं था, प्रेसिडेंट थे, आपके शाहमूद कुरैशी भी मौजूद थे उसमें, और जनरल पाशा भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये से हमारा पंजाब डील कर लेता है। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि आपकी पंजाब हुकूमत के साथ कोई इतने अच्छे तल्लुकात नहीं हैं मलिक साहब, तो हम जनरल पाशा कहते हैं वो डील कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ वो ड्राफ्ट जिसके तहत इनका एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन दी विक्टिम फैमिली और उस वक़्त की गवर्नमेंट के साथ, वो बेसिकली वो ड्राफ्ट था जो बेसिकली मैंने डॉक्टर आफिया के लिए बनाया था, लेकिन वो इस्तेमाल दूसरी तरफ हो गया। तो मैंने जो अच्छी चीज़ देखी कि एक पॉजिटिव सजेशन मैंने दी, उन्होंने मान ली। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपनी पॉलिटिकल कुछ इश्यू की वजह से नहीं हुआ, ये तो है एक साइड जो उनकी प्रैक्टिकल एज ए ह्यूमैनिटी के बेसिस पे उनका है। लेकिन अमेरिका में आपको बता दूं मैं कि वहाँ पॉलिसी चलती है। लोग कहते थे कि जब आएगा डोनाल्ड ट्रंप तो पॉलिसी बदल जाएगी और CIA ये जी खामोश हो जाएगी, FBI खामोश हो जाएगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनके था उस वक़्त जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, जो मैंने वहाँ पे फील किया। मैंने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन CIA के ऑफिस में गया लैंगले में, तो ये सब ठीक हो जाएगा, और वही हुआ। अब ये जो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा दुनिया ने मुहिम शुरू की हुई है, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका की मेजर पॉलिसी चेंज होगी हमारी तरफ, क्योंकि उन्होंने आते ही डू मोर का दोबारा कह दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी कोर्ट ने फैसला किया उमर शेख के, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, वो भी चैलेंज हो गया। उसके बाद दे आर कंसिस्टेंटली आस्किंग फॉर डॉक्टर अफरीदी, जो कि मुतालबा चलता रहेगा, और जो हमारे लिए ज़ीरो है वो हो सकता है उनके लिए हीरो हो। एनीबॉडी हु हैज़ बिट्रेड पाकिस्तान, हम नहीं चाहेंगे कि वो बाहर जाए। तो ये इश्यूज़ हमारे ऑलरेडी हैं। इन इश्यूज़ में वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कि नहीं चेंजते, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इस पे पोजीशन चेंज करेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि देखें कंप्लेनेंट हमारे ख़िलाफ़ फैटफ में कौन है, अमेरिका है। तो परसों मैंने जो एक आर्टिकल लिखा है, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने जो बाइडन साहब से यही अपील की है कि हमारी सैक्रिफाइसेस के बदले में हमारे साथ जो एक नारवा सलूक हो रहा है उसको ख़त्म करें, और ये फीलिंग दे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो किया वॉर ऑन टेरर में आपके लिए किया, और उसी वॉर ऑन टेरर में जो हमने लूज़ किया वो भी आपके सामने है। तो उसके बेसिस पे जो कंप्लेंट आपने फैटफ में किया वो विड्रॉ कर लें, क्योंकि एक और हमारे पास बहुत सी आ गई है एक रीज़न कि ये तो सारा बनाया था डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडिया ने। तो अगर हमारे अपोनेंट जो एक गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए हमें फैटफ में घसीट कर ब्लैक लिस्ट कराना चाहते हैं, वो हमारे लिए फेयर नहीं होगा। हमारी वॉइस है पाकिस्तानियों की कि वो फैटफ से हमारा नाम निकालने के लिए वो कंप्लेंट जो अमेरिका ने किया वो निकाल लें। मलिक साहब, ये जो आपने जनरल पाशा की बात की कि डॉक्टर आफिया की बात हो रही थी, वो क्या समझते थे जनरल पाशा की, क्या वजह है कि मतलब वो उनका ये ख्याल था कि ये डिले हो जाएगी, मतलब इसमें सारा कुछ करने में। और दूसरा ये है कि दो हुकूमतें डील कर रही हैं, तो इस इंडिविजुअल को लाया जाए जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं वहाँ से अमेरिका में, तो उस कन्विक्शन को दूर करने के लिए या कोई और चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने उनको जो अपना प्ली दी थी, बल्कि मैंने अटॉर्नी जनरल US को भी ये कहा था कि देखें ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से अगवा हुई थी, और आपने जाके इस पर खेत ठोक दिया वहाँ पे, सॉरी वर्ड यूजिंग द वर्ड, कि इसने वो गन पकड़ के किसी अमेरिकन को मारने की कोशिश करी। इट इज़ ऑल लाइज, ये बिल्कुल एक बनाया हुआ केस था। और दूसरी एक और चीज़ देखें कि कानून दुनिया का ये है कि अगर किसी मुल्क का कोई शहरी किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसको दूसरा मुल्क नहीं ले जा सकता, उसको पहले उस मुल्क में भेजना पड़ता है, और एक प्रॉपर कार्रवाई जो डिपोर्टेशन की या एक्सट्रेडिशन की है वो होती है। तो वो डॉक्टर आफिया के सिलसिले में नहीं हुई। तो डॉक्टर आफिया को जो सज़ा हुई
हुई है, बेसिकली जो उसके बेसिस बनाए गए हैं, जिसे आप कहते हैं कि एलिबाई बनाई गई है, वो बिल्कुल गलत बनाई गई है, उसका बेसिस 100% गलत है। वो मैं नहीं जाता केस की डिटेल में कि उन्होंने क्या किया। बेसिकली उसने एक अरब से शादी की और जो अरब था वो गालबन चचनिया में काम करता था, पब्लिक को शायद ना पता हो, लेकिन बीवी बेचारी का क्या कसूर था। उस बीवी को जिससे अगवा किया गया, 3 बच्चों को अगवा किया, वो भी आपके सामने है। एक बच्चे को पटक दिया ज़मीन पे, वो भी पब्लिक है, दुनिया को पता है। लेकिन मैंने 2 बच्चे जिनका मुझे पता चला वो ज़िंदा हैं, वो जिस तरह हमने लिए वो आपके सामने है, और मेरी कोशिश भी उसमें शामिल थी। ज़ाहिर है उस वक्त की हुकूमत भी, और हमारा ये पूरी कोशिश के साथ हमने उनको बरामद करवाया और लेके आए पाकिस्तान में। मलिक साहब, आपने जिस तरह ये बात बताई, इससे लगता है कि उस वक्त सारे कौमी सलामती के इदारे भी एतमाद में थे, लूप में लिए हुए थे, बातचीत हो रही थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो अभी वजीर खारजा हैं, वो तो रहमत डेवर के सारे मामला जरदारी साहब पर और पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हमने इकट्ठा काम किया, और जो मैंने बात की है इसमें 1% भी गलत नहीं है। और ये जब मेरे नोटिस में केस आया एज ए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, और ये वीज़ा बिल्कुल फॉरेन ऑफिस के कहने पे दिया गया हुआ था, तो फिर मैंने सारे वीज़ों को एग्जामिन कराया, और जब मुझे अमेरिकन एम्बेसडर आई कि इसको छोड़ दें, तो मैंने कहा आई एम सॉरी आई विल नॉट लीव हिम। कहती है डिप्लोमेट है। मैंने कहा नो, ही इज़ नॉट अ डिप्लोमेट। डिप्लोमेट की एक डेफिनेशन है, मैंने देखी है, तो आई एम सॉरी आई विल नॉट रिलीज। और मैंने उसी दिन इसको अरेस्ट करा के बंद कराया था। इट वॉज मी, रिकॉर्ड देख लें आप। और रही बात उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। बहरहाल इस चीज़ का रिकॉर्ड अगर निकलवा के आपने देखना है तो पंजाब गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट से निकाल लें कि उस वक़्त ये किस तरह गए थे, और उसमें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की में जो डिसीजन हुई थी वो उस वक़्त वज़ीर थे और मेरे साथ थी प्रेसिडेंट हाउस में, जो बड़ा हॉल है उसमें बैठ के मीटिंग हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात वो जो कहते हैं कि मैंने क्योंकि रेमंड डेविस को भेज दिया था, मैंने रिजाइन कर दिया था, मैं नहीं समझता को ऐसी बात थी। वो हुकूमत का हिस्सा थे, और हुकूमत के हिस्से के साथ पुर्जे जो होते हैं पूरी मशीनरी के साथ चलते हैं। और ये जो मैंने बात की है मैंने 100% करेक्ट की है। जॉन कैरी जिंदा है, अभी वो सेक्रेटरी स्टेट है, सेक्रेटरी है, उसका एनर्जी का सेक्रेटरी है, या मेरा नहीं इसके हैं क्लाइमेट के हैं, तो उनसे पूछ लीजिए मैंने बात की है, गलत तो नहीं की। बहरहाल मैंने तो कोशिश ये की थी कि आफिया वापस आ जाए, क्योंकि ये एक मसला है। बल्कि कभी आए तो अल्लाह करे मौका मिले आपको हेनरी क्लिंटन का इंटरव्यू करने के लिए। तो जब बनी सेक्रेटरी स्टेट तो उस वक्त मैं यूएस में था, तो एक मीटिंग उन्होंने की, जाने से पहले करना चाहती थी, तो मैं था, कुछ और भी हमारे मिनिस्टर थे, नहीं कोई ऑफिशियल थे, एम्बेसी भी थी। तो उन्होंने कहा मिस्टर मलिक व्हाट शुड आई डू बिफोर गोइंग टू यूएस। मैंने कहा आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। कहती नो आई कैन। आई सेड देन एक्चुअली बुक द फ्लाइट and book Dr. Afia with you in your plane and land in Pakistan and see how much care and welcome you get। तो मैं तो जहाँ मौका मिलता था ये करता था बात। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ हिस्टोरिकल हैं, लोग जिंदा हैं और उनको पता है जो मैंने बातें की हैं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो मैं कल को कहूँ कि ठीक नहीं है। लेकिन मैं किसी किस्म का इस वक्त मुल्क में कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े ही इशू से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मलिक साहब, अफगानिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? जो बाइडेन के आने के बाद अफगानिस्तान की कोई तब्दीली या कोई सूरत हाल, अमेरिकन पॉलिसी में तब्दीली? देखें, फिर लोग कहेंगे कि रहमान मलिक जो कहता है, शायद क्यों कहता है ऐसे। जब ये इनके मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान बहुत मेहनत की इसमें। पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की कि इन सबको कतर में एक जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन मैं उसके जो ब्लैक होल्स थे वो देख रहा था। उसमें ब्लैक होल इंडिया है, जो नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। उस पर डोंट फॉरगेट ईरान का भी वहाँ के पूरे सिस्टम में एक शेयर है, एक उनका पॉलिटिकली भी है, पॉपुलेशन वाइज भी है। तो मैंने कहा कि ईरान को भी लाओ इसमें, इंडिया से अंडरटेकिंग लोग को इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा, मैंने कहा मुझे ये फेलियर होता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान तालिबान हैं वो उनमें आपस में रिफ्ट है, और वो तकरीब 15-16 फैक्शंस हैं। वो जो 15-16 फैक्शन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, अगर 2-4 के साथ बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाले वक्त में
ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये इस मादे को तोड़ देंगे। और आपने वही देखा, वही होते देखा। आज भी मैं ज़्यादा आपका टाइम लिए बगैर से इतना कहूँगा कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अभी और वर्स्ट होगी। वजह क्योंकि अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो है वो कंटिन्यू करें, और इस वक्त इंटरनल रिफ्ट है बिटवीन अशरफ गनी एंड अब्दुल्ला। उसमें तीसरा ग्रुप आ गया है, वो मुजीब साहब वाला जो पहला था, जो उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कम्युनिज़म वगैरह का। तो उसमें जो मर्जिंग प्लेयर देखें, कानूनी है, उसके बाद हनीफ इम्तियार है, उसके बाद उनके दूसरे जो लोग हैं, ज़ालमे साहब काफ़ी कोशिश की, बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, अफ़गानिस्तान से तल्लक़ रखते हैं, मेहनत से ऊपर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका अमन चाहता है तो इसका मेरे पास तो भी जो हल नज़र आ रहा है कि अमेरिका शुड लीव अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे जो आपकी यूएन फोर्सेस उसको लेके इलेक्शन करा के जो आता है उसको आने दें। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आने वाले वक्त में अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट देखता हूँ अफ़गानिस्तान में। और ये है कि पाकिस्तान इस सिस्टम को साथ लेते हुए बहुत नज़दीक ले आया था, लेकिन अब जो गठजोड़ हो गया है अफ़गान तालिबान का और दैश का, और दैश को जहाँ से सपोर्ट मिल रही है, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो वेस्ट का नाम लगाते हैं कि दैश जो है उनको सपोर्ट करती है, लेकिन फैक्चुअली चीज़ ये है कि दैश इज़ नाउ बेसिकली जो अपनी स्ट्रेंथ ड्रा कर रही है वो इंडिया से कर रही है, क्योंकि इंडिया में दैश के लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है और उनका अच्छे तरीके से ख्याल भी किया जा रहा है, और यही दैश इस वक्त अफ़गानिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है। और ये वही दैश है जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, ये वही दैश है जिसने श्रीलंका में भी जाके धमाके किए थे। और अगर इंडिया को किसी को मेरी बात सुन के ज़रा तकलीफ़ पहुंची हो तो मेरे साथ आएँ, मेरे साथ बैठ के दलाइल कर लें, मेरे साथ किसी चैनल में वर्ल्ड में आ जाए, मैं साबित करूँगा कि आप ना बल्कि इंडियन टेररिस्ट हैं, ये अभी फुल फाइनेंस कर रहे हैं इसको दाइश को, और दाइश को जो फाइनेंस करके ये तैयार करके इसको चाइना में भेजना चाहते हैं, ये उसको ईरान में भी इस्तेमाल करेंगे। तो दाइश एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन के उभरेगा जैसे अलकायदा था। लिहाजा मैं बड़े वक्त पे वार्न कर रहा हूँ रीजन को, और जो इंडिया को अगर नथ ना डाली गई तो ये कश्मीर में और तकलीफ़ होगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ब्रुटैलिटीज़ आएंगी, LOC पे और जो है जंग बढ़ेगी, और अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है जो दैश के थ्रू और हमले कराएगी और नाम पाकिस्तान का लगाएगी, और बेसिकली फिर वही चीज़ डू मोर वाली रिपीट की जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान की जो इस वक्त हायरार्की बैठी हुई है, सजाद साहब, उनको सोचना चाहिए एक प्लान के साथ, दे शुड प्रोसीड फर्दर, ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में ऐसे इल्ज़ामात से बरियुज़्ज़मा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब। नाजरीन, आपने रहमान मलिक साहब का इंटरव्यू सुना, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मुल्क की सूरत हाल पर भी, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी अपना एक भरपूर तज्ज़िया दी है। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।